ये आप लोग आज का जो क्लास हम लोग का है वो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, ठीक है। आज जो हम आप लोग को बोलेंगे वो क्लास होगा आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ध्यान देकर के सीखिएगा, ठीक है। थर्ड लॉ का आपके पास आइडिया हो चुका है, एक्शन रिएक्शन पेयर आपको पहचानने आ गया है, फ्री बॉडी डायग्राम आपको बनाने आ गया है। फर्स्ट लॉ आप लोग समझ गए हैं कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा किसी पार्टिकल पे तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा, या एक्सेलरेशन जीरो होगा तो नेट बॉल जीरो होगा, और ये मेजरमेंट इनर्शियल फ्रेम से होगा, ठीक है कि नहीं। इंजीनियरिंग पर्पस के कैलकुलेशंस के लिए हम लोग धरती के फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं। जितना फ्रेम धरती के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है वो नॉन इनर्शियल होगा। नॉन इनर्शियल का डिफिनीशन था कि जिसमें न्यूटन्स का लॉ लागू नहीं हो रहा है। इनर्शियल का डिफिनीशन था जिसमें न्यूटन्स का जो लॉज है वो एप्लीकेबल है, ठीक है। धरती का फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लागू हो रहा है, वो फ्रेम जो है धरती का जो फ्रेम है इनर्शियल के अप्रॉक्सीमेट है, उसके काफ़ी सन्निकट है, और हम धरती के फ्रेम को हम लोग इनर्शियल फ्रेम मान करके काम करेंगे। साथ ही साथ जितना ऑब्जेक्ट या जितना फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन धरती के रेस्पेक्ट में जीरो होगा सबका सब इनर्शियल होगा। इतना बात आप लोग को अब तक आइडिया है। अब हम इसके बाद शुरू कर रहे हैं न्यूटन की गति का दूसरा नियम, ठीक है। तो ये देखिए क्या कहता है कि इसका अगर मैथमेटिकल स्टेटमेंट अगर सोचा जाए तो ये बोलता है किसी पार्टिकल पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट, ठीक है, अगर जीरो नहीं है तो फिर उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। फोर्स जीरो नहीं होगा तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। तो अगर फोर्स जीरो नहीं है तो फिर एक्सेलरेशन कितना होगा, यही बताता है आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। इसमें क्या है, इसको तो बहुत ढंग से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन ये जो सबसे सिंपल वे है उसके बारे में लिख देते हैं। ऐसे एक गणितीय स्टेटमेंट पहले लिख लीजिए जो ज़्यादा कारगर है। ऐसे किसी पार्टिकल पर अगर रिजल्टेंट फोर्स सिग्मा एफ हो, सिग्मा एफ पूछते हैं ना, जितने फोर्सेज हैं सबका रिजल्टेंट अगर एफ है, एफ मतलब फोर्स और उसका समेशन, वो जो फोर्स है उस फोर्स का समेशन, इसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट फोर्स। किसी पार्टिकल पर रिजल्टेंट फोर्स है सिग्मा एफ। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स में जब आप मास से डिवाइड कर देंगे पार्टिकल के तब आपको इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और ये जो एक्सेलरेशन होगा इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में होगा। ये जो एक्सेलरेशन होगा अगेन इट इज फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, सब जगह से नहीं। रिजल्टेंट देखो आप लोग ये अच्छी तरह से जानते हो कि एक ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन एक ही टाइम पे अलग अलग फ्रेम से अलग अलग हो जाएगा। माने किसी पार्टिकल के एक्सेलरेशन का अनंत वैल्यू पॉसिबल है अनंत फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। तो नेट फोर्स में अगर मास से भाग करेंगे तो जो एक्सेलरेशन निकलेगा वो एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, कौन फ्रेम होगा, क्योंकि अलग अलग फ्रेम से तो एक्सेलरेशन अलग अलग आता है। तो नेट फोर्स में मास से भाग देने से जो एक्सेलरेशन प्राप्त हो रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ में, वो एक्सेलरेशन फिर कहाँ से मेजर किया जाएगा, तो वो एक्सेलरेशन किसी इनर्शियल फ्रेम से होगा।
हम लोग धरती के फ्रेम को इनर्शियल मान के काम कर रहे हैं, तो ये एक्सेलरेशन जो होगा धरती के रेस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो यही मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इतना जो आपको जो दिख रहा है यही न्यूटन के सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, ये जो है बस यही, दिस इज द सेकेंड लॉ कि किसी पार्टिकल पर लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है उसमें पार्टिकल के मास से भाग कर दोगे तो पार्टिकल के एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, अभी हम लोग माने धरती के रेस्पेक्ट में निकल जाएगा। धरती के फ्रेम को इनर्शियल, वी आर ट्रीटिंग द फ्रेम ऑफ द अर्थ एज एन इनर्शियल फ्रेम। तो रिजल्टेंट फोर्स में मास से भाग करेंगे तो एक्सेलरेशन निकलेगा जो कि इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन होगा। ये बात आप समझ गए। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा भाषा अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लिख देते हैं। इसमें लिखिएगा तो लिखिएगा द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, द एक्सीलरेशन of a particle as measured the acceleration of a particle as measured from an inertial frame, inertial frame of reference. As measured from an inertial frame of reference is obtained by dividing the resultant force, dividing the resultant force acting, the resultant force acting, obtained by dividing the resultant force acting on the particle, on the particle by the mass of the particle. बस सेम भाषा। The acceleration of a particle as measured हो गया, ये छोटा कर दे रहा है। यहाँ रहा। यहाँ से ऐसे लिख लीजिए द एक्सेलरेशन ये देखो आप लोग, ये चेंज कर लो। The acceleration of a particle as measured from an inertial frame is obtained by dividing the resultant force acting on the particle
ठीक हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है? अब तो ठीक है। लाइन छोटा बड़ा हो रहा है, डिवाइड करिएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल The acceleration of a particle as measured from an inertial frame of reference is obtained by dividing the resultant force acting on the particle by the mass of the particle। नहीं समझे? वही ऊपर में है, किसी पार्टिकल पे लगने वाले सभी बलों के परिणामी में, ठीक है, कण के द्रव्यमान से भाग देने से उसका जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष त्वरण प्राप्त होता है। ठीक है, जड़त्वीय, जड़त्वीय, इनर्शियल के हिंदी है जड़त्वीय। ठीक है, आप लिखना चाहें तो इसको लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। इसमें हम लोग लिखते हैं किसी कण पर लगने वाले किसी कण पर लगने वाले सभी बलों, किसी कण पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी किसी कण पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी, परिणामी मतलब सदिश, जो ऊपर में तो नहीं लिखे हैं, खाली रिजल्टेंट लिखा गया है। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब वेक्टर हम जान ही रहे हैं। सभी बलों के परिणामी तो वहीं रहने दीजिए, सभी बलों के परिणामी में कण के द्रव्यमान कण के द्रव्यमान सभी बलों के परिणामी में कण के द्रव्यमान से भाग देने पर कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष, कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष भाग देने पर कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष त्वरण प्राप्त होता है। किसी कण पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी में कण के द्रव्यमान से भाग देने पर कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष त्वरण प्राप्त होता है। चाहे कण का त्वरण जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष प्राप्त होता है। आप इसको एडिट कर लीजिए। ठीक है, सेंटेंस आप लोग को अच्छा लगा ना? भाग देने पर कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष त्वरण प्राप्त होता है। आप यहाँ ऐसे कर लीजिए। जड़त्वीय कण का जड़त्वीय निर्देशांक अक्ष के सापेक्ष त्वरण, ये मेन लाइन है त्वरण। हो गया क्लियर? तो इस ढंग से मेन ये गणितीय संबंध है। ये जो भाषा वगैरह थोड़ा अपना ढंग से लिख लीजिए, ठीक है कि नहीं? याद रखना है कि पार्टिकल पर लगने वाले जितने फोर्सेज हैं
मान लीजिए बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे, यहाँ पर एक पार्टिकल है ऐसे समझिए, और इस पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। मान लीजिए एक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है, दूसरा ऐसे लग रहा है, तीसरा, ये सब बात आप लोग देखे थे फर्स्ट लॉ में, ऐसे लग रहा है, फिर मान लीजिए ऐसे लग रहा है, फिर ऐसे लग रहा है, बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं कण पे बहुत सारे फोर्सेज लग रहे हैं। तो इन सभी बलों का जो परिणामी होगा, ये जितने फोर्सेज हैं F1, F2, F3, F4, Fn, nवा फोर्स यहाँ पर पार्टिकल है। तो कण पर लगने वाले जितने बल हैं सबका परिणामी निकालना होगा, सबका वेक्टर सम निकालना होगा, एंड उस परिणामी बल में मास से भाग कर दीजिएगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये मेन इक्वेशन है, दिस इज द मेन इक्वेशन। ठीक है, इसी का यही न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। क्या? बस इतना ही काम किया गया है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग इसमें भाषा लिख दिया गया है ताकि आप समझ जाएं कि द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल, दिस इज एक्सेलरेशन एज मेजर्ड फ्रॉम एन इनर्शियल फ्रेम। ध्यान रखना है, ये एक्सेलरेशन कहाँ से मेजर किया जाएगा? इनर्शियल फ्रेम से। कैसे प्राप्त होता है? बाय डिवाइडिंग द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बाय द मास, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल बाय द मास ऑफ द पार्टिकल। बस इतना याद रहेगा। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम याद रखिएगा। हो गया? तो देखिए इसी इक्वेशन में अगर फोर्स के जगह पे जीरो रख दीजिएगा फोर्स, तो फिर एक्सेलरेशन जीरो निकल जाएगा। नहीं, आप हमसे पूछ सकते थे एक सवाल कि सर इसी में अगर रिजल्टेंट फोर्स की जगह पे अगर जीरो लिख दें तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, या एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो मास में गुणा कर दीजिएगा तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो फर्स्ट लॉ हो जाएगा। तो फिर दो लॉ बनाने की क्या जरूरत है? एक ही लॉ से काम चल सकता था। सेकेंड लॉ का एक स्पेशल केस हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉ, ऐसा आप पूछ सकते थे। लेकिन सवाल खड़ा ये है कि फर्स्ट लॉ से हम लोग इनर्शियल फ्रेम का परिभाषा प्राप्त करते हैं, समझे? इसमें हम जो बोले कि ये जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, इनर्शियल फ्रेम से है, तो इनर्शियल फ्रेम क्या है? तो आप ये समझिए ना कि फर्स्ट लॉ जो है, जिसका लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है, एक तरह से इनर्शियल फ्रेम का परिभाषा वहां से निकलता है कि नेट बल जीरो होगा, तो जहां से एक्सेलरेशन जीरो होगा वो इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम का डिफिनीशन निकल गया फर्स्ट लॉ से। अब उस और वही जो इनर्शियल फ्रेम है, ठीक है, जिसमें नेट बल जीरो होने पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसी इनर्शियल फ्रेम से ये सेकेंड लॉ परिभाषित हो जाएगा कि रिजल्टेंट फोर्स में मास से भाग करिएगा तो एक्सेलरेशन निकल जाएगा। ये एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल, सॉरी, इनर्शियल फ्रेम से होगा। समझ गया कि नहीं? और ये देखिए नॉन इनर्शियल या नॉन न्यूटोनियन वो फ्रेम है जिसमें न्यूटन का लॉ एप्लीकेबल नहीं है। इनर्शियल वो है जिसमें फर्स्ट लॉ या सेकेंड लॉ दोनों ही एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन जीरो ही है तो मेजर कहाँ से होगा? इनर्शियल से। फर्स्ट लॉ में। सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो इसमें जो एक्सेलरेशन होगा जो कि नॉन जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स में मास से भाग करिएगा तो आपका एक्सेलरेशन निकलेगा, और ये एक्सेलरेशन भी कहाँ से होगा? इनर्शियल से होगा। समझ गया कि नहीं? बस अब इसी पे आप बुझिए कि सारे काम जो आपको मैकेनिक्स के करना है ये इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हम लोग अब इलेबोरेट करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको रहने देते हैं। फर्स्ट पेज में इतना ही रहेगा, इतना ही, ठीक है कि नहीं? ये इतना ही जो है ये फर्स्ट पेज में इसको रखिए ऐसे। ओके, हो गया। मैंने फर्स्ट पेज पे मैंने ये इतना ही न्यूटन सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। इसको क्या कहिएगा? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है इसका। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं सो देखिए। इसके बाद हमारा हो रहा है यहां से। अब ये आपका जो लिखा हुआ है देखिए, ये जो उसमें आया था सिग्मा एफ, इस सिग्मा एफ को आप रिजल्टेंट कहिए, एक वेक्टर आर लिखिए, ठीक है, और इस आर को आप कंपोनेंट के रूप में लिखिए।
तो अगर इसको कंपोनेंट के रूप में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं RXi RYj प्लस RZ के नहीं लिखिएगा, RXi प्लस RYj प्लस RZ के, यहाँ से आपका ये रिजल्टेंट निकलेगा या सिग्मा एफ निकलेगा। आप इसको क्या करिए, इतना लिख लीजिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, जो सिग्मा एफ है, इस सिग्मा एफ को अगर चाहे आपको लिखना है ऐसे, तो सिग्मा एफ, ये तो रिजल्टेंट फोर्स ही है, नहीं है, तो सिग्मा एफ बराबर आप लिख सकते थे ऐसे, सिग्मा एफ एक्स आई। भाई अगर सिग्मा एफ मतलब रिजल्टेंट है तो कैसे निकलता है, रिजल्टेंट का एक्स। आप अगर चाहिएगा आप इसको यहाँ एक काम करिए, आप अगर ये आपको ज़्यादा कंफर्टेबल आपको लगेगा, आप लोग याद होगा ये रिजल्टेंट का एक्स कैसे निकलता था। रिजल्टेंट का जो एक्स होता था, आप क्या करते थे, जितने फोर्सेज थे सबके एक्स कंपोनेंट के योग से होता था। रिजल्टेंट का एक्स जो होगा, अगर एक पार्टिकल पर लगने वाला एक बल F1 है तो F1 का एक्स, फिर F2 है तो F2 का एक्स, फिर F3 है उसका एक्स, आप प्लस इसी तरह से करते करते लास्ट वाला Fn है तो उसका एक्स। जितना फोर्स है पार्टिकल पे, हम लोग बहुत सारे इधर फोर्स दिखाए थे ना, मान लीजिए F1 F2 F3 इस तरह से फोर्सेज लग रहे हैं। ये जो फोर्सेज लग रहे हैं तो हम क्या करें, ये जितने फोर्सेज हैं उनके एक्स को, F1 का एक्स, F2 का एक्स, F3 का एक्स, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन याद होगा, उसमें आप लोग पढ़ते थे कि रिजल्टेंट का जो एक्स कंपोनेंट होता है सबके एक्स कंपोनेंट के योग के बराबर होता है, याद है ना। तो अगर यहाँ से आप सोचिएगा तो F1 का एक्स, F2 का एक्स, F3 का एक्स, Fn का एक्स सबको जोड़ दीजिएगा तो रिजल्टेंट का एक्स हो जाएगा। तो ये जो रिजल्टेंट का एक्स जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ जो हम लिखे रिजल्टेंट का एक्स, इसको कह सकते हैं कि नहीं कि अगर सिग्मा एफ के लिए लिखें तो लिख सकते हैं इतना बराबर जितने फोर्सेज हैं सबके एक्स कंपोनेंट का सम। जितने फोर्सेज हैं, एफ टर्म जो है, एफ टर्म माने फोर्स वाले जो टर्म है, हर एक फोर्स के एक्स कंपोनेंट को, जितना भी फोर्स है F1 F2 जो भी है, तो जितने फोर्सेज हैं उनके एक्स कंपोनेंट का समेशन कर दीजिएगा तो वही रिजल्टेंट का एक्स हो जाएगा। सिमिलरली ये रिजल्टेंट का अगर y लिखिएगा ऐसे, रिजल्टेंट का y, ये कितना हो जाएगा, F1 का y प्लस F2 का y प्लस F3 का y और प्लस इसी तरह से करते करते Fn का y कर लीजिएगा। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, रिजल्टेंट का y सभी के y कंपोनेंट के योग के बराबर है, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ y कंपोनेंट ऑफ ऑल द गिवन फोर्सेज। जितने दिए हुए फोर्सेज हैं सबके y कंपोनेंट Fy, फोर्सेज के y कंपोनेंट का समेशन, जितने फोर्सेज हैं उनके y कंपोनेंट का, या Fy टाइप टर्म्स का जो, Fy के तरह जितने टर्म्स हैं Fy टाइप टर्म्स का समेशन, तो Fy टाइप टर्म्स का समेशन कर दिए यहाँ पे। तो ये F1y जोड़े F2y जोड़े F3y करते करते जोड़े Fny बराबर सिग्मा Fy, ये रिजल्टेंट का y हो जाएगा। सिमिलरली ये रिजल्टेंट का अगर z लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत वाइटल बात है, इसमें कुछ भी नया नहीं होने जा रहा है भाई। रिजल्टेंट फोर्स में मास से भाग करेंगे एक्सेलरेशन निकल जाएगा, सीधी सीधी बात है। रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकलेगा, तो जितने फोर्सेज है उनका वेक्टर सम होगा। रिजल्टेंट का एक्स कैसे निकलेगा, तो सबके एक्स कंपोनेंट के समेशन को जोड़ देंगे तो हमको रिजल्टेंट का एक्स निकलेगा। रिजल्ट इसको इसी चीज को हम अगर ऐसे लिखें कि फोर्सेज के एक्स कंपोनेंट का समेशन, जितने भी फोर्सेज हैं उनके एक्स कंपोनेंट का समेशन, दैट इज सिग्मा एफ एक्स। ध्यान देकर सुनिएगा बात को। और एफ वाई मैंने जितने फोर्सेज हैं उनके वाई कंपोनेंट का समेशन, फोर्सेज के वाई एफ वाई टाइप टर्म्स का योग, ये सिग्मा नोटेशन में ही ना बताया जाता है। सिग्मा एफ वाई का मतलब क्या हुआ, एफ वाई टाइप टर्म्स का योग। एफ वाई क्या है, फोर्सेज के वाई कंपोनेंट है, तो फोर्सेज के वाई कंपोनेंट का समेशन, ये रिजल्टेंट का वाई हो जाएगा। जितने हैं सबके वाई कंपोनेंट का समेशन, जिसको सिग्मा एफ वाई लिख सकते हैं। और सिमिलरली रिजल्टेंट का जेड लिखिएगा, देन दिस इज F1 का जेड प्लस F2 का जेड प्लस F3 का जेड
और इसी तरह से करते करते Fn का जेड, और इसको आप क्या कह सकते हैं, जितने फोर्सेज हैं सबके जेड कंपोनेंट का समेशन, दिस इज समेशन ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज, समेशन ऑफ जेड कंपोनेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज सिग्मा एफ जेड। बोलिए बोलिए। रिजल्टेंट का एफ और यहाँ पे एक्स लिखा गया है, ओके। F1 का जेड, F2 का जेड, F3 का जेड, Fn का जेड एंड समेशन ऑफ एफ जेड, ये सिग्मा, ये आर जेड हो गया, रिजल्टेंट का जेड हो गया। अब आप यहाँ आइए, इसको हम हटा दे रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं। अब हम अगर लिखना चाहें तो ये देखिए, अच्छा एक्सेलरेशन के लिए, एक्सेलरेशन भी तो वेक्टर है, तो अगर ऑल्सो वी कैन राइट ऑल्सो वी कैन राइट, आप एक्सेलरेशन के बारे में लिखिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए का एक्स आई, कंपोनेंट में तोड़ के लिखे तो ए एक्स आई प्लस क्या लिख सकते हैं, ऐसे ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन ऐसे हो गया, अब आप आइए मेन इक्वेशन में, तो इक्वेशन नंबर 1 जो था, फ्रॉम 1 अगर आप लिखते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं ऐसे, सिग्मा एफ इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन। आप ऐसे समझो, ये अगर ये पार्टिकल है, एक बात को तुम लोग समझना, बड़ी रिमार्केबल बात, इसको स्ट्रेस कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि पार्टिकल पे बहुत सारे फोर्सेज हैं, उसका एक रिजल्टेंट होगा, ठीक है कि नहीं, तो पार्टिकल पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं सबका एक रिजल्टेंट है, मान लो वो वेक्टर आर है। नहीं समझ पाए, जितने फोर्सेज हैं जो पार्टिकल पर लग रहे हैं, देखिए एक बात और ध्यान दीजिएगा, हम लोग जब भी बात करते हैं तो पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स की बात करते हैं, पार्टिकल के द्वारा लगाए गए बल की बात नहीं करते हैं। पार्टिकल का मोशन पार्टिकल पर लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उनके रिजल्टेंट पर निर्भर करता है, पार्टिकल के द्वारा लगाए गए बल नहीं, पार्टिकल पर लगने वाले बल। तो पार्टिकल पर मान लीजिए जितने फोर्सेज F1 F2 F3 लग रहे हैं उनका एक रिजल्टेंट है, तो अगर रिजल्टेंट इधर की ओर है तो पार्टिकल में जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में पैदा होगा। अगर ऐसे है तो ये आपका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है। नहीं समझे? तो रिजल्टेंट इधर है तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा। पार्टिकल का मास m है, तो ध्यान दीजिए ये जो दिया हुआ पार्टिकल है उसका मास m, जितने बल हैं उनका रिजल्टेंट मान लीजिए वेक्टर r, तो जिधर रिजल्टेंट होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा, जिधर रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। और देखिए इस रिजल्टेंट फोर्स जिसको आप सिग्मा एफ भी बोल रहे हैं, ये जो रिजल्टेंट फोर्स जो है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है, इस रिजल्टेंट फोर्स को ही हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं। बोलो, ये जो रिजल्टेंट फोर्स, इसको जो यहाँ जो तुमको दिख रहा है, इस रिजल्टेंट फोर्स को ही तो हम लोग सिग्मा एफ बोलते हैं। जितने फोर्सेज दिए गए हैं या पार्टिकल पर लग रहे हैं उन सभी फोर्सेज का रिजल्टेंट वेक्टर सब, तो ये तुम्हारा ए है सिग्मा एफ या आर, सिग्मा एफ को ही तो आर बोल रहे हैं, सभी बलों के समेशन को ही तो रिजल्टेंट बोल रहे हैं। तो सभी एफ, जितने एफ है सभी एफ का समेशन, एफ का फोर्सेज का समेशन इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स मान लीजिए पार्टिकल पे जितने बल हैं सबका रिजल्टेंट इधर की ओर हो गया, तो जिधर ये हो रिजल्टेंट फोर्स होगा उधर ही पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा। तो देखिए मास फोर्स का धंधा क्या है, किसी मास पे लग करके उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना। फोर्स का क्या है, किसी मास पे फोर्स लगेगा तो उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो
माने बल एक तरह का कॉज हो गया, एक्सेलरेशन क्या हो गया, उसका असर हो गया, इफेक्ट हो गया, एक हो गया कॉज। बिल्कुल ध्यान दीजिए सब लोग, इधर उधर विचलित होइएगा तो इस छोटे छोटे चीज के लिए आपको लंबा दिन संघर्ष करना पड़ेगा। एक बार में बात को समझिए, रिलैक्स रहिए, उसके बाद नहीं तो एक ही चीज में उलझे रहिए और गलती करते रहिए और फंसे रहिए। ऐसा नहीं करिए। सब लोग को बोलते हैं तुम अलर्ट होकर के डोंट टेक इट लाइटली, टेक इट सीरियसली। बात बहुत मामूली है लेकिन इसमें बहुत बात है। यहाँ देखिए, पार्टिकल का मास, पार्टिकल पर लगने वाले सभी बलों का रिजल्टेंट एंड उस रिजल्टेंट फोर्स के द्वारा पार्टिकल के मास का जो मास है, उस मास का में जो एक्सेलरेशन डेवलप किया गया सो एक्सेलरेशन। तो उस रिजल्टेंट फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के बीच का जो रिलेशन है वही आपका ये सेकेंड लॉ है, वही ये रिलेशन है। ये जो लिखे हुए हैं यही वो रिलेशन है, यही आपको बताए न्यूटन साहब कि पार्टिकल पे अगर रिजल्टेंट फोर्स सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ यानी ये आर है, वेक्टर आर रिजल्टेंट, जिसको आप सभी बलों का समेशन बोल रहे हैं। रिजल्टेंट मतलब बलों का समेशन, तो रिजल्टेंट बलों का समेशन यानी रिजल्टेंट बराबर कितना है, मास एंड एक्सेलरेशन। तो किसी पार्टिकल पे जो नेट बल है वो बराबर होगा पार्टिकल का मास मल्टीप्लाइड बाई पार्टिकल का एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कहाँ से मेजर किया जाएगा, इनर्शियल फ्रेम से। तो पार्टिकल का पर बल लगाएंगे तो जो एक्सेलरेशन पैदा होगा इनर्शियल फ्रेम से, उस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, उस इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में पार्टिकल के एक्सेलरेशन ए, पार्टिकल के मास m एंड पार्टिकल पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स r, वेक्टर r, ये तीनों के बीच जो रिलेशन है वही न्यूटन का ये सेकंड लॉ है। नहीं समझे? जो रिजल्टेंट बल होगा पार्टिकल में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो उस एक्सेलरेशन, उस मास एंड रिजल्टेंट फोर्स के बीच का रिलेशन है। आप लोग याद होगा, ये रिलेशन याद करिए। अगर ये वेक्टर r बराबर अगर एम ए लिखते हैं तो आप लोग को ये अच्छी तरह से मालूम है कि ये वेक्टर है, आई एक स्केलर है जो कि पॉजिटिव है। तो ए का जो डायरेक्शन होगा, एम ए का डायरेक्शन वही होगा, आई एम ए का जो डायरेक्शन वही होगा जो आर का डायरेक्शन होगा। समझ रहे हैं ना इक्वेशन से? ये वेक्टर है ए, इसमें आपने मास से गुणा किया, एम पॉजिटिव है तो एम ए का डायरेक्शन वही होगा जो ए का होगा। फिर चूंकि आर के बराबर है यानी आर का डायरेक्शन भी वही होगा, तो जिधर आर होगा उधर ही एक्सेलरेशन होगा। अगर इधर आर है तो उधर ही एक्सेलरेशन है। और ये तीनों के बीच में एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड मास के बीच का ए रिलेशन है। समझ गए कि नहीं? अगर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिखिएगा तो आप क्या लिखिएगा, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को सीधे अगर आर लिख दें तो आर अब बराबर मास, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ये आर बराबर एम ए, वेक्टर फॉर्म में ये है, ये डायरेक्शन के साथ है। समझ गया कि नहीं? तो ये जो रिलेशन या ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग बोले वही रिलेशन है, लेकिन इसको बोले रिलेशन नंबर 2 है। ठीक है कि नहीं? अब यहाँ से अगर मामला को, यहाँ तो एक्सेलरेशन को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये देखिए और सिग्मा एफ को हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आर एक्स के बदले में इतना लिख सकते हैं ना। तो आप अगर इस इक्वेशन को आप ऐसे लिखें, अगले पेज में आ जाए, यहाँ देखिए ये जो रिलेशन आपको आया हुआ है, ये वेक्टर आर, ये जो आया हुआ है वेक्टर आर इक्वल टू एम आर ए है ऐसे। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आर के बदले में लिख सकते हैं आर का एक्स आई प्लस आर का वाई जे प्लस आर का जेड के, ऐसे लिख सकते हैं। इतना बराबर लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं एम आई के बदले में आप लिख सकते हैं ऐसे एक्स आई, आप एम को बाहर ही रखिए तो एम केवल एक्सेलरेशन को लिखिएगा, एक्स आई प्लस क्या लिखिएगा ए वाई जे प्लस क्या लिखिएगा ए जेड के लिखिएगा। बोलिए, इतना लिख लीजिएगा। अब दोनों ओर जो है देखिए, ये तो जो वेक्टर ए है सो वेक्टर इधर वाला है, अरे जो वेक्टर इधर सो वेक्टर उधर, एम और ए का प्रोडक्ट तो वही है जो ए आपका आर है, नहीं है? तो अब इसमें चूंकि दोनों सेम है तो इधर के आई का कोएफिशिएंट एंड दोनों साइड के आई के कोएफिशिएंट बराबर होंगे,
दोनों के वाई कंपोनेंट माने आपका जे के कोएफिशिएंट भी सिमिलरली बराबर होंगे। दो चीज एग्जैक्टली बराबर है तो दोनों का सब कुछ बराबर होना चाहिए कि नहीं। तो ये वेक्टर आई का माने इधर का रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट इतना है, मतलब आई का कोएफिशिएंट आपका आर एक्स है, राइट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट एम ए एक्स होगा, एंड इधर जे का कोएफिशिएंट आर वाई है। इधर लिखिएगा ये हो जाएगा एम ए वाई, इधर का जे का आर वाई, इधर का जे का एम ए वाई, और इधर का के का आर जेड, इधर का के का आर जेड, इधर का के का एम ए जेड। नहीं समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस ढंग से एक रिलेशन हो जाएगा। अच्छा, ये आर एक्स आपको बताया है कि आर एक्स क्या है, ये सिग्मा एफ एक्स है, रिजल्टेंट का एक्स सबके एक्स कंपोनेंट के समेशन के बराबर है। पिछले वाला में यहाँ देखिए ना क्या लिखे थे, ये सभी के एक्स कंपोनेंट के समेशन को ही तो सिग्मा एफ एक्स लिख रहा है, माने एक्स कंपोनेंट का समेशन, जितने एफ एक्स का समेशन, जितने फोर्सेज हैं सबके एक्स कंपोनेंट का समेशन, वही रिजल्टेंट का एक्स है। तो ये आप अगर लिखना चाहें तो फिर वही चीज लिखा गया है। तो ये आपका जो दिख रहा है ये आर एक्स तो सभी का एक्स कंपोनेंट का समेशन है, आर वाई क्या है, सबके वाई कंपोनेंट का समेशन है, और आर जेड क्या है, ये सबके जेड कंपोनेंट का समेशन है। बोलो, ये सबके जेड कंपोनेंट का समेशन है, क्यों? ठीक है कि नहीं? ये ऐसे। तो अब इसको जो है ना हम लोग थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, इसी बात को बोलेंगे तो हम लोग को बात बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। एक लिखे, 1 नंबर 2 नंबर इक्वेशन लिख चुके हैं। सबसे पहला इक्वेशन तो आपके पास था ही, इसको 2 नंबर लिखे हैं। अब इसको हम लोग अगला इक्वेशन यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिखते हैं, इसको बोलिए ये आपका जो तीनों रिलेशन जो आपको जो दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जो तीनों रिलेशन, ये बुझिए आपका जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन नंबर 2 है या इक्वेशन नंबर 1 है, उसी का ये स्केलर फॉर्म है। क्या बोलेंगे इसको? ये जो है न्यूटन्स के सेकेंड लॉ का ये स्केलर फॉर्म है, जो 3 इक्वेशन के रूप में है, जो 3 इक्वेशन के रूप में है। ये आपका जो है ये बोलता है कि रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट जो होगा बराबर होगा मास गुणा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट। एक बोलता है कि रिजल्टेंट का जो वाई होगा बराबर होगा मास एक्सेलरेशन के वाई कंपोनेंट का। माने किसी को देखिए एक्स के दिशा का मोशन, आप देखिए एक्स के दिशा में क्या एक्सेलरेशन होगा, वो एक्स के दिशा में रिजल्टेंट फोर्स पर निर्भर करेगा। वाई की दिशा में रिजल्टेंट फोर्स कितना है या जेड की दिशा में रिजल्टेंट फोर्स कितना है उस पर निर्भर नहीं करेगा। एक्स के डायरेक्शन के एक्सेलरेशन का संबंध केवल रिजल्टेंट के एक्स कंपोनेंट से है। रिजल्टेंट के एक्स मतलब सभी बलों के एक्स कंपोनेंट का समेशन, तो सभी बलों के एक्स कंपोनेंट के समेशन पर निर्भर करेगा एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट, और सबके वाई कंपोनेंट के समेशन पे माने पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है उसका जो वाई कंपोनेंट होगा उसका संबंध है रिजल्टेंट के वाई के साथ। ये रिजल्टेंट का जेड क्या है या रिजल्टेंट का एक्स क्या है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर रिजल्टेंट का वाई चाहिए, सॉरी एक्सेलरेशन का वाई चाहिए, तो उसका संबंध है रिजल्टेंट के, 1 मिनट प्लीज, ठीक है। ये क्वेश्चन ये कितना आपको मोशन के बारे में क्लियर कर रहा है कि एक्सेलरेशन का जो एक्स है कंपोनेंट है उसका संबंध रिजल्टेंट के एक्स से, एक्सेलरेशन का जो वाई कंपोनेंट है उसका संबंध रिजल्टेंट के वाई से है, और एक्सेलरेशन का जो जेड है उसका संबंध रिजल्टेंट के जेड से। माने एक्स के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, वाई की दिशा का जो बल है उससे कुछ लेना देना नहीं है, या जेड के डायरेक्शन में जो बल के कंपोनेंट है उससे कुछ लेना देना नहीं है। बल का जो एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होंगे उनका जो समेशन होगा जिसको रिजल्टेंट का एक्स बोलेंगे, वो पार्टिकल उसका संबंध पार्टिकल के एक्सेलरेशन के एक्स कंपोनेंट से है। नहीं समझे? तो इसको अगर हम लोग भाषा में लिखें, इसको
जो स्टेटमेंट हमको जो दिख रहा है इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये जो है ऐसे यहाँ पे इसको हम लोग लिखें कि इसको मतलब ये इसको बोलिए आप रिलेशन नंबर, इसको बोलिए रिलेशन, ये रिलेशन नंबर 3, ठीक है। इसको बोलिए रिलेशन नंबर 4 है, इसको बोलिए रिलेशन नंबर 5 है। 1 2 3 हो चुके हैं। तो ये जो तीनों जो आप देख रहे हैं ये न्यूटन्स के सेकंड लॉज ही हैं इन स्केलर फॉर्म। और ये बहुत, ये इसको जो है इसको डायनेमिक्स का इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है। ये जो है मतलब इसमें जो है या इसके काइनेटिक्स का इक्वेशन कह सकते हैं। काइनेटिक्स का, काइनेमेटिक्स नहीं, काइनेटिक्स, ठीक है। तो ये आपका मेरा ख्याल आप लोग बात को समझ गए बढ़िया से यहाँ से। तो इसमें अगर हम भाषा लिखें, इसमें को थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं। देखिए ये 3 नंबर से को हम कैसे ये करेंगे, ये फ्रॉम 3 आप देखिए तो ये जो 3 नंबर इक्वेशन है यहाँ से देखिए, इसको हम लिख रहे हैं ऐसे, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मतलब सभी बलों के एक्स कंपोनेंट का समेशन। रिजल्टेंट के एक्स मतलब सभी बलों के एक्स कंपोनेंट का समेशन बराबर होगा ये मास एक्सेलरेशन एक्स के डायरेक्शन में। तो इसको अगर हम लोग भाषा में बोलेंगे, इसको बोले रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन या रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो इसको अगर हम लोग भाषाबद्ध करें तो ऐसे लिख सकते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, the resultant force in x direction, in x direction, resultant force in x direction is equal to mass of the particle, mass of the particle is equal to mass of the particle multiplied by is equal to mass of the particle multiplied by the acceleration of the particle, acceleration multiplied by the acceleration of the particle in x direction। ऐसे क्यों, ठीक है, पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बोल दिए द रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, चाहे रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन, चाहे रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, लिखें क्या एक्टिंग, रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन दैट इज रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन is equal to mass of the particle multiplied by the acceleration of the particle in x direction। यानी x के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स, x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट, x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोलिए, x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बोलिए या x के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट बोलिए। माने जो मेन एक्सेलरेशन a है पार्टिकल का, उसका जो x के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो ax है, उसका डायरेक्ट लिंक है जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक्स के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उससे। समझ गया कि नहीं, ये रिलेशन है आपको। तो आप, मेरा ख्याल है कि इस बात को समझे और इसी को अगर हम लोग चाहें, यहां ध्यान दीजिए, ऐसे बोले जरा इस तरह से लिख देते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स acting on the particle
acting on the particle in y direction. The resultant force acting on the particle in y direction. In y direction. The resultant force acting on the particle in y direction is equal to mass of the particle to mass of the particle to mass of the particle multiplied by mass of the particle multiplied by the resultant force acting on the particle in y direction is equal to mass of the particle multiplied by the acceleration of the particle. Acceleration of the particle in y direction. This way. पढ़ा पाया कि नहीं? कोई दिक्कत? आप लोग इसमें अच्छा लग रहा है कि वो लिख रहे हैं पेन वाला से वो अच्छा लग रहा है? ये अच्छा है लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। क्या बोल रहे हैं? द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, ऑन ए पार्टिकल लिखना है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, इन वाई डायरेक्शन। The resultant force acting on a particle in y direction is equal to mass of the particle multiplied by the acceleration of the particle in y direction. ये अगर आप लिखते हैं यहाँ पे ऐसे, ये resultant force acting on the particle in y direction, ये ry is equal to mass of the particle multiplied by acceleration of the particle in y direction. Resultant sigma Fy equal to Ry equal to Ma y। क्यों? ठीक है, इसी ढंग से लिखिएगा। ये फ्रॉम इक्वेशन 3 नहीं, वो क्या था नेक्स्ट इक्वेशन? ये था 4 से, इट वाज फ्रॉम 4 एंड दिस इज 5। ये कौन था इक्वेशन नंबर? ऐसे था ना? ये आपका ये जो इक्वेशन था ये 4 नंबर था, ये फ्रॉम 4 है, फ्रॉम इक्वेशन 4। एक एक का व्याख्या हम लोग कर रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। ये इक्वेशन 4 से ये था, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 5 अगर आप लिखते हैं ऐसे, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 बोलिए, इक्वेशन 5 से आप ऐसे लिखते हैं सिग्मा एफ जेड इक्वल टू मास, ये है ना, ये है यही। अब इसके लिए अगर भाषाबद्ध इसको अगर करना चाहें तो आप लोग क्या करिएगा, हिंदी में? चलो रुक जाइए,
देखते हैं, खाली एक तो बदलने से काम चल जाएगा। कहाँ से हिंदी चाहिए आपको? हिंदी माने देखिए, किसी कोण पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी में कोण के द्रव्यमान से भाग देने से कोण का त्वरण जड़त्वीय फ्रेम से प्राप्त होता है। ये तो लिखे ही थे, ये लिखा हुआ है। हिंदी वाले जो है ये तो लिखे हैं, देखिए ना, ये सब इक्वेशन हिंदी और इंग्लिश में तो एक ही तरह रहेगा। ये इक्वेशन हिंदी में कुछ दूसरा होगा क्या? तब फिर आपको एक तो आप कैसे लिखिएगा, मान लीजिए अगर इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं ऐसे, ये सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू एम ए एक्स, इसी को हिंदी में लिखिए तो क्या कहिएगा? किसी कोण पर लगने वाले सभी बलों के परिणामी का जो एक्स कंपोनेंट है या एक्स की दिशा में परिणामी बल बराबर कोण का द्रव्यमान गुणा एक्स की दिशा में कोण का त्वरण। एक तो लिख देते हैं, कहिएगा एक्स की दिशा में परिणामी बल, एक्स के दिशा में परिणामी बल कण के द्रव्यमान एक हो जा रहा है, कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में परिणामी बल कोमा कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में एक्स के दिशा में कण के त्वरण के गुणनफल कण के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलेगा? बोल रहे हैं, अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो कहिएगा, लिख देंगे हिंदी। मेरा पहला उद्देश्य यह है कि मेरे क्लास में बैठे हुए जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो इस बात को बढ़िया से समझे और हिंदी भाषी लोग जो है उन लोग को हिंदी चाहिए, ये बात मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तो बोल रहे हैं एक्स की दिशा में परिणामी बल कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में कण के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या? रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स की दिशा में परिणामी बल कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में कण के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है कि नहीं? कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में कण के त्वरण का जो गुणनफल है परिणामी बल एक्स की दिशा में जो होगा उसके बराबर होगा। अब जैसे इस इक्वेशन को मेन गणितीय इक्वेशन पर फोकस करिए, ठीक है, और ये गणितीय इक्वेशन सही है तो सब कुछ सही है, इसी में भाषा फिट करना है। और आप लोग एक क्षमता डेवलप करिए कि भाई अगर इक्वेशन मालूम हो तो उसमें हम अपना भाषा फिट कर लें।
इधर उधर हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंटेंट सेम होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, परिणामी बल जेड की दिशा में, लिखिएगा जेड की दिशा में परिणामी बल बराबर कण का द्रव्यमान एवं जेड की दिशा में कण के त्वरण का गुणनफल। कण के द्रव्यमान एवं जेड की दिशा में कण के गुणनफल का मान जेड की दिशा में परिणामी बल के बराबर होगा। एक्स की दिशा में परिणामी बल कण के द्रव्य कोमा लिख दें, परिणामी बल यहाँ कोमा बुझा रहा है ना, ऐसे कण के द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में कण के त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, बस यही है। ठीक है, तो ऐसे तो ये इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसको आप लोग मंत्र की तरह इसको जपेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स, इसको क्या बोले, रिजल्टेंट फोर्स एक्स की दिशा में, इसको हम लोग ऐसे देखिए, सुनिए थोड़ा मंत्र को जप लिया जाए तब उसमें शक्ति पैदा होगी। दिज फॉर्मूली आर मंत्राइज, ठीक है कि नहीं। ये आप ऐसे बोलिए, हम बोले कि रिजल्टेंट फोर्स एक्स के डायरेक्शन में ये बराबर मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स के दिशा में परिणामी बल बराबर कण का द्रव्यमान एवं एक्स की दिशा में कण के त्वरण का गुणनफल। समझे, एक्स के दिशा में परिणामी बल बराबर कण का द्रव्यमान गुणा एक्स के दिशा में कण का त्वरण। नहीं समझे, अरे इसको ये क्या कहिएगा, एक्स क्या है, एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में परिणामी बल, ये परिणामी बल कौन पे लग रहा है, एक्स की दिशा में परिणामी बल बराबर कण का द्रव्यमान गुणा एक्स की दिशा में, एक्स की दिशा में कण का त्वरण। कण का द्रव्यमान गुणा, ये गुणा है, इसको भी एक्स मत बुझिएगा, गुणा एक्स के दिशा में कण का त्वरण। हो गया, एक्स की दिशा में सिग्मा एफ एक्स क्या है, एक्स की दिशा में परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर किसके है, कण का द्रव्यमान गुणा एक्स की दिशा में कण का। नहीं क्लियर हुआ क्या, हिंदी वाले को हो गया क्लियर। ये आपको ऐसे ऐसे अगर इसमें भाषा फिट करना हो, सिग्मा एफ वाई बराबर एम ए वाई, इस सिग्मा एफ वाई को क्या कहिएगा, वाई के दिशा में परिणामी बल, वाई की दिशा में परिणामी बल, परिणामी वाई के दिशा में परिणामी बल बराबर कण का द्रव्यमान गुणा वाई की दिशा में, वाई की दिशा में कण का त्वरण। हो गए, बोलिए ना, हो गया। आप यहां लिखिएगा रिजल्टेंट फोर्स जेड की दिशा में एम ए जेड, यही नहीं कहना चाह रहे हैं।
हो गया। क्या कहिएगा, जेड की दिशा में परिणामी बल बड़ा कण का द्रव्यमान गुणा जेड की दिशा में कण का त्वरण। ना समझ में आयल का है? अच्छा, हिंदी में ज्यादा समझ में है? थोड़ा असर पड़ रहा है क्या अंग्रेजी से? मैंने हमको लग रहा है असर पड़ रहा है आप लोग, ठीक है। अंग्रेजी में जो हो रहा है थोड़ा हिंदी में हो गया तो लगा कि हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है कि नहीं। अब ऐसा लग रहा था कि कुछ हो रहा है, ठीक है, ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदी में हो गया तो एकदम मोस्ट कंफर्टेबल। ये सही है कि गलत है? मैंने आप लोग के चेहरे का भाव देख करके हमको यही फीलिंग हो रहा है कि आप लोग को जो देख रहा है वो अंग्रेजी लिख रहा था सर गुड 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 ऐसे लग रहा था, और यहाँ देख रहे हैं तो मोस्ट रिलैक्स्ड। ठीक है, हिंदी का है अपना असर, ये हम जानते हैं। हो गया, ये आप लोग अभी याद रखिए, क्यों? ठीक है। अब इतना ही ये मूल मंत्र है मैकेनिक्स के, ये 3 बुझिए की मूल मंत्र है, ठीक है। इसी पे सारा का सारा प्रॉब्लम, सारा A to Z। आप यहां देखिए, अभी टाइम होगा आप लोग के पास, यहां देखिए तो एक ऐसे एक द्रव्यमान है, ऐसे एक द्रव्यमान है, इसको हम क्या किए हैं, एक ऐसे रसरी से बांध दिए हैं, ठीक है, ऐसे बांध दिए हैं। ये द्रव्यमान जो है आपका मान लीजिए m है, कितना है? m है। एक सिंपल एग्जांपल अब आपको जो बता रहा है, सिंपलेस्ट एग्जांपल, समझ, पूरा पूरा ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान दीजिएगा तो आप ही को परेशानी होती है, ज्यादा देखते हैं। ये मास m है, अब इसको हम ऐसे जो है एक रस्सी से बांध दिए, ऐसे इसमें एक रस्सी से इसको जोड़ दिए, ठीक है, और इसको हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं ऐसे, और इसको हम खींच करके ऐसे बांध करके इसको हम ऊपर लेकर के जा रहे हैं, एक्सेलरेट करा रहे हैं, इसको जस्ट हम एक्सेलरेट करा रहे हैं। ऐसे पूछिए, एक सिंपल सवाल, क्या किया जाए? इसको मान लीजिए ऐसे, इसको तो होल्ड कर रहे हैं, ऐसे होल्ड किए हैं, और इस मास को हम क्या कर रहे हैं, अभी रेस्ट में लटक रहा है, इसको हम एक्सेलरेट कर रहे हैं दिस वे। तो कैसे, इसमें एक रस्सी बांध दिए हैं ऐसे रस्सी, और रस्सी को पकड़ करके ऐसे खींच रहे हैं। वो ऐसा संभव है कि नहीं? इसमें हम एक कांटी ठोक करके उसमें एक रस्सी बांध दें और रस्सी को ऐसे पकड़ रहे हैं, तो रस्सी को खींचेंगे तो पूरा व्यवस्था ऊपर जाएगा कि नहीं? तो ये ऐसे जो है, मान लीजिए ये मास है, ऐसे एक रस्सी है, इस रस्सी को पकड़ करके हम इसको खींच रहे हैं, ऐसे इसको हम खींचे एक ऊपर की ओर। तो ये जिस बल से हम खींचेंगे ना, रस्सी को जिस बल से खींचेंगे वहीं इस रस्सी में तनाव हो जाएगा। रस्सी अगर मासलेस है, ये रस्सी मासलेस है, तो रस्सी को जिस बल से पकड़ करके हम खींचेंगे ऊपर की ओर, तनाव क्या होता है, एक स्ट्रिंग में तनाव है, एक तरह का बल है, एक आंतरिक बल उसके अंदर पैदा होगा, रस्सी में एक आंतरिक बल पैदा होगा। तो इसको पकड़ करके हम ऐसे अगर खींच रहे हैं तो जितना बल से खींचेंगे वहीं इस रस्सी में तनाव हो जाएगा। इस रस्सी के मास हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, पूरा रस्सी, क्योंकि देखिए ये जो ब्लॉक है, जो मास है हम लोग बुझेंगे ब्लॉक में है, और इस ब्लॉक के मास के रेस्पेक्ट में जो रस्सी के मास है ये नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब मान लीजिए कि T है, आइए मास आपका M है, आइए इसको हम ऊपर की ओर लेकर के ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रहे हैं। मान लीजिए ऊपर की ओर इसको हम 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से लेकर के इसको जा रहे हैं दिस वे। तो आप बताओ इसमें टेंशन कितना होगा? दिस इज द प्रॉब्लम। माने 5 kg, मान लीजिए कि इसको मान लेते हैं ये 10 kg, मान लीजिए ये 10 kg का एक द्रव्यमान है, इसको एक रस्सी से बांध दिए, बोलिए, ध्यान दीजिए आप लोग, मजेदार सर, सिंपल एंड मजेदार, ठीक है। इसमें हम रस्सी से बांध दिए हैं और रस्सी से पकड़ करके इसको हम वर्टिकली ऊपर की ओर खींच रहे हैं दिस वे, खींच रहे हैं, एक रस्सी से बांध दिए हैं। जितना बल से उस रस्सी को ऊपर की ओर खींचेंगे रस्सी में उतना ही तनाव हो जाएगा। तो तनाव का जो बल है, मान लीजिए कुछ है जो हमको मालूम नहीं है, और हमको असर क्या है, जब हम उसको खींच रहे हैं ऊपर की ओर, तो ये जो मेरा मास है ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से जा रहा है, मास 10 kg है,
आपको बताना है कि ये बल कितना होगा। क्या बोले आप? 40, ये हो गया 14। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? ये बल ये कितना है, ये ना बताना है आपको। एक्सेलरेशन तो इसका हम दिए ही हुए हैं। इसका जो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है। द मास इज मूविंग अपवर्ड विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग? या हम किस बल से उसको खींचे? जिस बल से रस्सी को पकड़ के खींचेंगे, जितना बल से खींचेंगे रस्सी में उतना ही टेंशन हो जाएगा। रस्सी को हम लोग मासलेस ट्रीट कर रहे हैं। कितना है आपका? आपका आ गया 50, एक आदमी का आ गया 14.5। 2 आंसर आया, देख लीजिए। एक आदमी का आंसर कितना है? 50 न्यूटन। दूसरा आदमी का आंसर क्या है? 14.5 न्यूटन। और कोई तीसरा आंसर? आपका भी 50। कितने लोग का 50 आया? आपका कितना आया? 50 होगा। आप बोलो 50। 50 तो क्या है आपका? आप अपना बोलो ना। आपका 48 होगा। एक चौथा आंसर आ गया 48। एक तो 50 से भी कम आ गया जी। आपका 48 आ गया। क्या लिए हैं कि 48 आ गया? देखिए आप लोग, कोई किसी आदमी का सही नहीं है। नन ऑफ यू इज करेक्ट। आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ही नहीं, आपने एमजी दिखाया ही नहीं। आप तो एक ही बल की बात आप कर रहे हैं। आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये अगर आपका क्वेश्चन है तो अब इस पे आपको ये सोचना चाहिए था कि पृथ्वी इसको नीचे की ओर खींचेगी कि नहीं, कितना बल से खींचेगी? एमजी से। आप ध्यान दीजिए, सुनिए। हाँ ना, कहिए, सुनिए। आपका जो है 50 से भी ज्यादा होगा। आप यहां से ध्यान दीजिए। ऐसे ये कैसे बनाए? एक पार्टिकल ये आपको बना दिए, फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ऊपर की ओर जो बल है वो एफ है। एफ बल से आप खींच रहे हैं एंड उतना ही इस रस्सी में तनाव होगा। जितना बल से आप खींचेंगे वो रस्सी में तनाव हो जाएगा। और इधर नीचे की ओर आपका एम जी है। और इस डायरेक्शन को मान लीजिए ऊपर की ओर है, इसको हम वाई का डायरेक्शन बोले। और वाई के डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, यहाँ एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज गिवन। एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज योर एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ये जो एक्सेलरेशन हम बोले हैं ना कि ऊपर की ओर जा रहा है, एंड इसी डायरेक्शन को तो हम वाई का डायरेक्शन मान रहे हैं। बोलो ना। अब तुम लोग न्यूटन के इसीलिए बोले हैं कि न्यूटन के गति के नियमों के तहत काम करो। वो क्या बोलता है? रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन नॉट ए सिंगल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। आपको सिंगल बल के से एक्सेलरेशन डिसाइड नहीं होता है। किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले सभी बलों के रिजल्टेंट से डिसाइड होता है। और अगर वाई की दिशा में बात करना है तो ये वाई का डायरेक्शन यहाँ पर वर्टिकल अपवर्ड है, तो रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। ये रिलेशन सोचिए। अब रिजल्टेंट फोर्स वाई की दिशा में लिखिए, तो ये एफ या टेंशन तो वाई के डायरेक्शन में है। अच्छा, अभी आपको क्या बोल रहे हैं? अगर आपको वाई की दिशा में रिजल्टेंट फोर्स निकालना है तो सभी फोर्स के वाई कंपोनेंट को जोड़िए। तो इस टी का वाई कंपोनेंट लिखिएगा तो ये तो सीधे हो जाएगा टी cos 0 डिग्री। अरे भाई टी ऊपर है वाई की दिशा में, तो टी cos 0 डिग्री। और एम जी कितना कोण बना रहा है वाई के साथ? 180। तो यहाँ लिखिएगा प्लस एम जी cos 180 डिग्री। आपको बताया है ना, किसी भी बल का किसी भी दिशा में कंपोनेंट अगर निकालना है तो आप पता करिए कि वो बल उस दिशा के साथ कितना कोण बना रहा है। जितना भी कोण बनावे उसके कॉस ले लीजिए और फिर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से गुणा कर दीजिए। यही ना तरीका है।
किसी भी डायरेक्शन में किसी बल का कंपोनेंट निकालना है तो उस दिशा के साथ पता करिए कि वो बल कितना कोण बनाया, उस बल का मैग्नीट्यूड एंड जितना कोण बना रहा है उस कोण का कॉस से गुणा कर दीजिएगा, तो ये टोटल जो हो जाएगा दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एम जी इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन ऊपर है, एम जी नीचे है, तो ऊपर की दिशा में लिखना है तो एम जी वाई के साथ 180 कोण बना रहा है। और टेंशन की बात करें या एफ की बात करें तो ये वाई के डायरेक्शन में है तो वाई के साथ 0 कोण बनाएगा। अब रिजल्टेंट फोर्स वाई के डायरेक्शन में अगर हमको निकालना है रिजल्टेंट फोर्स वाई के डायरेक्शन में, तो क्या बोले थे, तभी से काम करते आ रहे हैं, जितने बल हैं सबके वाई कंपोनेंट को जोड़ो, तो टी का वाई टी cos 0 डिग्री, एम जी का वाई एम जी cos 180 डिग्री, इतना बराबर क्या हो जाएगा, इतना बराबर हो जाएगा नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन बराबर हो जाएगा इसका मास गुणा वाई के दिशा में एक्सेलरेशन। यही नहीं इक्वेशन है, तो भैया इसमें मान रख रहे हैं रिजल्टेंट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, दो ठो बल ही है, दोनों का वाई कंपोनेंट निकाल के जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स वाई की दिशा में हो गया। इसको किसके बराबर होना है, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अब इस रिलेशन में अगर आप आते हैं यहाँ पे तो देखिए तो क्या लिखिएगा, टी cos 0 डिग्री ये हो जाएगा आपका टी, आइए हो जाएगा माइनस एम जी, आइए बराबर हो जाएगा एम, आइए देखो इसका नेट एक्सेलरेशन, भाई जो भी बल है वाई के दिशा में है तो ये वाई ही उसका ए है, बुझो भाई इसमें जो भी एक्सेलरेशन है ये वाई के दिशा में जो एक्सेलरेशन है ये वाई, यही नहीं इसका ए है, एक ही एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो भी है सो वाई की दिशा में है, एक्स के डायरेक्शन में तो कोई बल ही नहीं है, नो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अगर आप वाई रखना ही चाहते हैं तो रखिए, एम ये वाई रख लीजिए, बाद में आपको समझ में आएगा कि एक्स की दिशा में नो बल नो एक्सेलरेशन, जेड की दिशा में नो बल नो एक्सेलरेशन, तो जो भी एक्सेलरेशन है वो वाई की दिशा में ही है, तो ये वाई के यहाँ पर नेट एक्सेलरेशन भी लिख सकते थे, या रहने दीजिए इसको। अब यहाँ से हल करिएगा तो आपको दिया गया है, देखिए ये बाकी सबको हल कर लीजिए, तो टी बराबर कितना हो जाए, ऐसे यहाँ तक आए ना आप लोग, ये देखिए तो इसको आप ऐसे ले जाएं तो इसको देखिए क्या करिएगा, तो ये टी अब माइनस एम जी लिख लिए बराबर इसका मास एक्सेलरेशन इसका कितना दिया गया है, 1 मिनट प्लीज रुक जाइए, क्या बोलिएगा इसको, तो यहां से अगर लिखिएगा आप ऐसे है ना, एक काम करते हैं इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाई को ये लिख दें, हमको ये लिखने में सहूलियत है, जो भी एक्सेलरेशन है आपको एक्स की दिशा में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, वाई की दिशा में भी कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो जो नेट एक्सेलरेशन ए वाई ए के बराबर है, तो यहाँ से अगर आप टी लिखोगे ना तो टी बराबर हो जाएगा एम जी आप प्लस एम इंटू ये तुम्हारा ये वाई जो है दिस इज इक्वल टू ए, इसलिए क्योंकि आप देखोगे कि इसमें एक्स के डायरेक्शन में बल का कोई कंपोनेंट ही नहीं है, वाई की दिशा में भी जेड की दिशा में भी नहीं है, जो है सो वाई की दिशा में, एक्स की दिशा में नहीं है, जेड की दिशा में नहीं है, तो ये नेट एक्सेलरेशन ये वाई ही उसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब आपका यहाँ से निकल गया तो यहाँ से एम यहाँ से ए जी प्लस ए कर दीजिएगा, दिस इज योर टी, इतना टी होगा, टी बराबर सिंबॉलिकली हो गया। अब इसी में अगर आप वैल्यू रख देते हैं तो आपका मास कितना है 10, एक्सेलरेशन अगर आप 10 लिखें तो 10 प्लस ये कितना है 5 था, तो 15 गुणा 10 करिएगा तो कितना हो जाएगा 150 न्यूटन, इतना का टेंशन होगा, वो तो केवल रोकने के लिए टी एम जी के बराबर होगा, नीचे एम जी है, अगर आप उसको रोके हुए रहिएगा तो टी एम जी के बराबर होगा, लेकिन अगर ऊपर ले जाइएगा तो उसके लिए टी का मान एम जी से ज़्यादा होगा तब ना एक्सेलरेट होगा जी, तो ऊपर की ओर नेट बल होना चाहिए, तो एम जी जितना है उससे तो ज़्यादा जरूर होगा टी, तब ना ऊपर एक्सेलरेट करेगा। अगर उसको होल्ड किए रहते, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन अगर आपका इतना रहता, 1 मिनट के लिए सुनिए, ये क्या होता है आपको, एक ये भी सवाल ही है आपका, है ये आपका ये भी एक सवाल है, इसमें हम क्या कर रहे हैं ऐसे देखिए, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे लटक रहा है, ये देखिए ये लटक रहा है, अब यहाँ देखिए
ये मास जस्ट इट इज हैंगिंग। अगर हैंग कर रहा है तब इसमें कौन कौन सा बल दिखाइएगा? ये ऊपर की ओर रसरी का तनाव, रसरी इसको ऊपर की ओर खींच रहा है बाय ये फोर्स टी, यहाँ पर कनेक्शन है, रस्सी एम को खींच रहा है एक बल से, और पृथ्वी इसको नीचे खींच रही है बल एम जी से। बोलो, फ्री बॉडी डायग्राम की बात करोगे इसमें तो ऊपर की ओर टी और नीचे की ओर एम जी, और इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है। नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है। ये इसको वाई का डायरेक्शन ही हम बोल देते हैं, ऊपर की ओर हम लोग वाई लिखने का प्रथा है। तो जब नेट एक्सेलरेशन इसका 0 है, लटक रहा है, तो उसका वाई कंपोनेंट भी 0 ही होगा। अरे भाई मास लटक रहा है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 है। तो जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो किसी भी दिशा में कंपोनेंट 0 होगा। अब अगर y के दिशा में इसमें फिर इक्वेशन लिखिएगा तो क्या लिखिएगा? अगर इसी इक्वेशन को लिखें, नेट फोर्स y के डायरेक्शन में बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन y के डायरेक्शन में, तो अगर आप लिखिएगा तो ये m एक्सेलरेशन y की दिशा में 0 होगा, और नेट बल y की दिशा में लिखिएगा तो t माइनस एम जी हो जाएगा। अरे y की दिशा में नेट बल लिखना है तो t y की दिशा में है तो t cos 0, एम जी उल्टा है तो एम जी cos 180 डिग्री, तो टी माइनस एम जी यही नेट बल वाई के दिशा में है। दोनों के वाई कंपोनेंट को निकाल के जोड़ दो तो इतना बराबर ये 0 हो जाएगा, और जब 0 हो जाएगा तो टी बराबर हो जाएगा एम जी। टी माइनस एम जी बराबर हो जाएगा 0, तो टी बराबर हो जाएगा एम जी। नहीं समझ में आया क्या? ये टी बराबर हो जाएगा एम जी। कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्यों ठीक है तो रहने दे रहे हैं। नहीं मजा आया क्या आप लोगों को? है ये समझ में आया? छोटा सवाल है लेकिन छोटा में ही ये मजेदार है। नहीं है, अगर रेस्ट में है तो एम जी को टी बैलेंस करेगा, टी एम जी के बराबर है, लेकिन एक्सेलरेट करेगा। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ गौर से देखिए इसी सवाल को थोड़ा देर, इसी में एक नया सवाल जनरेट कर देते हैं। मान लीजिए ऊपर की ओर टी है और नीचे की ओर एम जी सब। चलो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, अगर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेल्प नहीं ध्यान दे रहे हैं, कल आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ये एम जी है। अभी आप लोग गलती किए ना, पूरा क्लास का लोग, एक भी आदमी तो मामूली से सवाल को सही नहीं कर सका। माने आप पता कर लीजिए कि व्हाट इज योर डायटम, आप हैं कहाँ पे, ये पता चलना चाहिए कि हम कितना दूर तक सोच पा रहे हैं। व्हाट इज माई डायटम, वेयर आई एम, हमको कहाँ जाना है, तो उसके लिए तो ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो पढ़ाने के समय ध्यान नहीं दीजिए, गलती बना के बढ़ जाइए, तो नेगेटिव मार्किंग का जमाना है। बात समझे कि नहीं? इसलिए 0 पे खत्म नहीं होता है खेल, माइनस पे खत्म होता है। ये आपका ऊपर की ओर टी है, नीचे की ओर एम जी है, तो आपको तो इतना समझ में आना चाहिए कि अगर वो रुका रहेगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो वाई की दिशा में भी 0 होगा, तो उस समय एम जी जितना नीचे की ओर है टी उतना ही ऊपर की ओर होगा, नेट बल 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इसको एक्सेलरेट करना है, अगर टी इसमें एम जी के बराबर है तो रेस्ट में रहेगा। अगर टी एम जी से बड़ा हो जाए तो ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की ओर। अगर टी एम जी से छोटा हो जाए तो ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर हो जाएगा। चूंकि टी कम है एम जी ज्यादा है तो नेट बल नीचे होगा, तो नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा। अब ध्यान दीजिए, नीचे की ओर एक्सेलरेट होने का मतलब ये नहीं हुआ कि नीचे की ओर जाए ही, ऊपर की ओर घटते हुए स्पीड से जाएगा, तो अभी वो क्या कर रहा है, नीचे की ओर उसका एक्सेलरेशन होगा। माने देखिए, जिधर एक्सेलरेशन हो उधर वेलोसिटी हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन उसका नीचे की ओर हो रहा है, नेट बल नीचे की ओर हो रहा है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, तो 2 ऑप्शन है, या तो नीचे की ओर इंक्रीजिंग स्पीड से जाए, और नहीं तो ऊपर की ओर डिक्रीजिंग स्पीड से जाए। तो ऊपर की ओर अगर डिक्रीजिंग स्पीड से जा रहा होगा तो अभी तो एक्सेलरेशन नीचे होगा। नहीं समझे? तो इस तरह का सवाल आप लोग को समझ में आना चाहिए। कुछ रहने दे रहे हैं, बाकी चर्चा करेंगे। ये सुपर सेक्शन है, मैकेनिक्स मतलब फिजिक्स, आप ऐसे समझिए। तो सीखने वाले के लिए मैकेनिक्स की अनिवार्यता है। रहने दे रहे हैं, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब कुछ सवाल 10 डिस्कस कर लेंगे ना, तब हम लोग की बुद्धि बढ़ेगी। तो आज का क्लास यहीं पर रोक देते हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया है, ठीक है कि नहीं?